कहानी की शुरुआत होती है एक फेरी टेल दिखाते हुए। कहानी बताई जाती है एक ब्यूटीफुल लड़की की जो घने जंगलों के बीच एक महल में रहती है, लेकिन वहाँ वह अकेली रहती थी। इसलिए एक दिन बोर होकर वो महल से बाहर चली आई दोस्त बनाने के लिए, ताकि वो उनके साथ खेल सके, जिसके लिए उसने दूसरे बच्चों को गिफ्ट भी दिए। पर किसी ने भी उसे दोस्त नहीं बनाया और दूर भाग गए, क्योंकि लोग का कहना था उस लड़की के साथ मौत की काली परछाई घूमती है। इसलिए लोग उसे मास्टर कहकर बुलाते थे। जो यह सुनकर इस लड़की उन लोगों को पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन इसलिए एक दिन अपना गुस्सा उतारने के लिए इस लड़की नदी से मछलियाँ पकड़ने और उनका मारना शुरू कर देती है। और एक बार उसके कांटे में फंसकर नदी से एक लड़का बाहर निकलता, जिसकी जाने अनजाने इस लड़की ने जान बचा ली। तभी इसके साथ चलने वाली मौत की काली परछाई गायब हो जाती है। अब ये लड़का हर जगह उसको फॉलो करने लगता है, जहाँ भी जाती है, दिन हो या रात हो, पहाड़ हो या जंगल हो, हर जगह उसके साथ जाने लगता है। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? लड़के ने कहा, हाँ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं भागूंगा। तभी वो लड़की जो फूल तोड़ रही थी, उसके हाथ में बटरफ्लाई आ जाती है। इसे वो मार देती है। उस लड़की के आसपास भी बहुत सारे मरे हुए बटरफ्लाई दिखने लगते, जो देखकर वो लड़का डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और उसके जाते ही वो मौत की काली परछाई वापस इस लड़की के पास आ जाती है और उसे कहती है कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक मास्टर हो, ये बात याद रखना। वो लड़की कहती है, ठीक है माँ। और यह है कि इस ड्रामे की फीमेल रोड सीमा है, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। हम मिलते हैं ड्रामे के मेन रोल मॉडल से, जो अपने बड़े भाई के साथ स्कूल आता है, क्योंकि यहाँ उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। हमें पता चलता है कि सांगते का बड़ा भाई राम मेंटली थोड़ा अनस्टेबल, इसलिए प्रिंसिपल सांगते को स्कूल से निकाल देते हैं और उसे किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में एडमिशन करने के लिए कहते हैं। और सांगते बड़े भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उन्हें लेकर के चला आता है और दूसरे शहर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन में इस शहर में तितलियां आने वाली, जिनसे सांगते बहुत डरता है, क्योंकि तितलियों से उसका एक बचपन की घटना जुड़ा हुआ। इसके बारे में हम आगे पता चलेगा। तो इन दोनों भाइयों की फैमिली में कोई और नहीं था, इसलिए सांगते अपने बड़े भाई ख्याल रखता था। फिर हम मिलते हैं कहानी की सीमा से, जो एक चिल्ड्रन बुक आर्थर थी। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी, तभी उसे यहाँ एक बच्ची की माँ लेती है, जिसे सीमा की फेरी टेल्स बुक्स बहुत पसंद थी। इसलिए वो एक ऑटोग्राफ लेने आ जाती है। उसे देखकर बच्ची कहती है कि आप तो एक प्रिंसेस जैसी हो। सीमा पूछती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं प्रिंसेस हूँ? बच्ची कहती है, क्योंकि आप बहुत सुंदर, इसलिए माम भी मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाती। सीमा उस बच्चे को एक फोटो खींचने के लिए बुलाती है और उसके कान पे कहती है कि तुम मेरी फैन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी फेरी टेल्स में सिर्फ चुड़ैल सुंदर होती। इसलिए माम से कहना कि मैं एक सुंदर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। अब सीमा ने ये इतने डरावनी तरीके से कहा कि बच्ची रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। तभी यह सीमा को ढूंढने उसका मैनेजर आ जाता है, जो कि सीमा के बुक पब्लिश कंपनी का सीईओ भी है। सीमा पर बुक्स के वजह से ही उसकी कंपनी चलती है, इसलिए वो खुद सीमा का मैनेजर है। तो आज वो सीमा को एक हॉस्पिटल में बुक रीड करने जाना के लिए यह बताने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सीमा शार्प ऑब्जेक्ट से कुछ अलग ही ऑब्सेशन है और इस रेस्टोरेंट की नाइफ उसे बहुत पसंद आती है, इसलिए वो नाइफ अपने साथ ले जाती है। हम राज में देखते हैं कि एक हॉस्पिटल मेंटल एक ट्रामा सेंटर में काम करता है, जहाँ वो बहुत आसानी से पेशेंट को कंट्रोल कर लेता है, चाहे पेशेंट जितने भी वायलेंट हो। इधर सीमा हॉस्पिटल की ओर तब उसे कॉल आता है नाम जुटी नाम की नर्स का, जो एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में काम करती है और उसी क्लिनिक में सीमा के डैड एडमिट थे, जहां उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी। इसलिए सर्जरी के परमिशन के लिए पेपर्स पे सीमा का साइन चाहिए था, पर सीमा कहती मेरे डैड मर चुके हैं। जरूर उसे बार बार कह रही थी कि सीमा कहती है कि अगर तुम्हें इतनी चिंता तो मेरे यहाँ आकर मुझसे साइन करवा लेना। अब सीमा के डैड उस हॉस्पिटल में सबसे पुराने पेशेंट थे, लेकिन सीमा एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई थी। तो उन्हें बताने आती कि शायद आपकी बेटी एक कंसर्ट आप फार्म में साइन करने नहीं आएगी। अब उनकी बेटी के बारे में सुनते ही मिस्टर पैनिक होने लगते हैं और डरते हुए कहते हैं कि नहीं, सब मारे जाएंगे, अगर वो आई तो सब मारे जाएंगे। उनकी बातें सुन थोड़ा घबरा जाती है। इधर हमें पता चलता है कि सांगते भी सीमा का बहुत बड़ा फैन था। वो दिन भर उसके किताबें में ड्राइंग करता रहता था। सांगते उसकी हाल चाल जानने के लिए कॉल करता है। बातों ही बातों में वो सांगते को बता देता है कि आज सीमा उसके हॉस्पिटल में आते हैं, चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों को कहानी सुनाने। ये सुनते ही सांगते तो हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि एक बार सीमा से मिलकर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता था।
तो राम उसे समझाता है कि तुम नहीं आ सकते क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ चिल्ड्रन वार्ड के बच्चों के लिए है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए सीमा का ऑटोग्राफ ले आऊँगा। इस पे सांगते मान जाता है। इधर बुक रीडिंग इवेंट शुरू होने पर टाइम हो गया था, तभी सीमा ऑडिटोरियम में नहीं आई थी, इसलिए मैनेजर ली परेशान हो रहा था। सीमा तो इधर वॉकिंग एरिया में सिगरेट पी रही थी, जिसे राम देखता है और तो उसे सिगरेट पीने से मना करता है कि यहाँ स्मोक करना मना था। सीमा को फूल तोड़ने में बिजी थी, तो वो उठ जाती है और सांगते को थोड़ी देर देखते ही रह जाती है। फिर उससे पूछती है कि तुम यही मानते हो? सांगते कहता है क्या? सीमा कहती है तुम्हें सुनाई तो दिया ही मैंने क्या कहा। फिर सिगरेट को उसकी कॉफी के कप में फेंक कर कहती है तुम किसी की जरूरत है और वो तुम्हारे सामने आ जाए उसी को डेस्टिनी कहते हैं। यह बोलकर अंदर चली जाते। फिर सीमा का बुक रीडिंग इवेंट लेकिन इधर एक मेंटली अनस्टेबल आदमी अपने रूम से बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। इसने यहाँ एडमिट होने से पहले मारने की कोशिश की थी, इसलिए यहाँ इसे बांध कर रखा गया था। वो अपने रूम से निकल गया था और फिर से अपनी बेटी को मारने के लिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी बेटी भी यही एडमिट थी। तो उसकी बेटी भी ऑडिटोरियम में सीमा की कहानी सुन रही थी। तो सारे स्टाफ उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। सिटी में उस आदमी को ऑडिटोरियम में घुसते हुए देखा जाता है तो कुछ सिक्योरिटी स्टाफ ऑडिटोरियम में आ जाते हैं और बुक रीडिंग इवेंट को बीच में ही रोक कर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों वार्ड में ले जाने के लिए कहते हैं। सीमा को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी वो आदमी अपनी बेटी को देख लेता तो उसे उठाकर रूम के पास ले जाता है, लेकिन उसे जाते हुए सीमा ने देख लिया था। उसने भी उस रूम के चली जाती है। इससे पहले वो इंसान अपनी बेटी को कुछ करता, सीमा उसके सर पर अपने बैग से करती है, जिससे बैग से वो चाकू निकलकर गिर जाता है, जिसे ये आदमी उठाने जाता है पर सीमा उसे दूर फेंक देती है और ये आदमी सीमा को नीचे गिराकर उसका गला दबाने मारने लगता है, जिससे सीमा का ट्रामा ट्रिगर हो जाता है क्योंकि एक बार बचपन में उसके डैड ने इसी तरह गला दबाकर सीमा को मारने की कोशिश की थी। वो बच्ची डर के मारे बाहर भाग जाती है, जहां वो सांगते से टकरा जाए। सांगते आकर सीमा को इस आदमी से बचाता है और उसे शांत कराकर उसके हाथ बांधने लगता है। फिर सीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो चाकू को उठाकर उस आदमी पर अटैक करने आती है, लेकिन उसके सांगते बीच में आ जाने के कारण सांगते के हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। सीमा कहती इस मैटर से दूर रहो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। सांगते कहता है ये एक पेशेंट है। सीमा कहती ये नहीं, एक जंगली जानवर है। ये सुनकर आदमी सीमा को साइको बोलकर वहां से बाहर भाग जाता। सिक्योरिटी उसे पकड़ कर ले जाती। सांगते सीमा के हाथ से चाकू छीन लेता है और एक रुमाल से उसे कवर करने लगता। सीमा कहती है ये चोट तुम्हें लगी। फिर चाकू को सांगते रख लेता, उसकी बात नहीं सुन रहा था। सीमा कहती मैं बस उसे एक छोटा सा कट देना चाहती, तुमने ओवर रिएक्ट किया और अपने आप को चोट पहुंचा लिया। ये बोलकर उसे रुमाल निकालकर चाकू फेंक देती है और उस चोट पर अपने हाथ से पट्टी बांध देती है और बताती है कि ऐसा मैंने किसी के लिए नहीं किया, और कहती है कि दुनिया में कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं और कुछ सनकी लोग अच्छे होते हैं जो ऐसे लोगों को मार डालते हैं आम इंसानों के लिए, ताकि आम इंसान शांति से जी सके। तो बताओ मैं इनमें से किस टाइप की हूँ? सांगते कहता तुम की। सीमा स्माइल करती है। इसके बाद सांगते जाकर अपने हाथ का ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन जब से उसने सीमा को देखा तब से उसके बारे में सोच रहा था। इधर मैनेजर ली तो और ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि सीमा ने एक हॉस्पिटल के स्टाफ को चाकू अटैक कर दिया था। इसके बारे में हॉस्पिटल में बात फैल गई, इसलिए उसे डर लग रहा था कि अगर सांगते ने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो सीमा के साथ कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सीमा कहती है उसे पैसे देकर मामला सेटल कर लो, इससे पहले भी तो यही किया था ना। इधर सांगते को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उस पागल आदमी की जिम्मेदारी सांगते की टीम की थी और बच्चों के पेरेंट्स ने इसकी कंप्लेंट की थी, इसलिए सांगते को इसका जिम्मेदार ठहरा कर निकाल दिया जाता है। इधर मैनेजर ली सांगते का इन्फॉर्मेशन पता लगाने में लगता है ताकि उसे पैसे देकर केस करने से पहले रोककर। इधर नामजरी सीमा के एड्रेस पे पहुंच गई। उससे सर्जरी कंसल्ट फार्म के सिग्नेचर के लिए, जिसे मैनेजर ली ने ही एड्रेस दिया था। नामजरी रूम में आती है पर सीमा को देखकर थोड़ी डरी हुई लगती है। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन के दोस्त हुआ करते थे और किसी वजह से इनकी दोस्ती टूट गई थी। सीमा कहती है कि तुम्हें आखिरी बार देखे 20 साल हो गए, काफ़ी बदल गई हो नामजरी। डायरेक्टर काम की बात पे आती है और उसे साइन करने के लिए कहती। सीमा कहती तुम सच में इतनी अच्छी हो या फिर प्रोफेशनल हो जो सिर्फ मुझसे साइन लेने के लिए अपने टाउन से इतनी दूर ट्रेवल करके आ गई।
फिर से उसके डैड के बारे में बताने जाती सीमा कहती मैंने बताया तो था वो मर चुके हैं। नामजरी कहती पर तुम्हारी माम जिंदा होगी। सीमा कहती वो तो बहुत साल पहले मर चुकी थी, मैंने उनकी मौत को रजिस्टर भी कर लिया है। वो उन पेपर्स को पढ़ते हुए उसे बताती मेरे डैड की आत्मा मर चुकी है, सिर्फ उनकी बॉडी जॉम्बी की तरह जिंदा है। और मेरी माम फिजिकली मर चुकी है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। तो बताओ कौन सच में मर चुका है। नामजरी फिर से उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताना चाहती तो सीमा कहती तुम इतनी चिंता करती हो, लोग सोचेंगे कि तुम ही उनकी बेटी हो। क्यों ना हम यही करें, तुम मेरे डैड की बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी माम की बेटी बन जाऊँ। अगर तुम ऐसा करने के लिए मानोगे तब मैं इन पेपर पर साइन करूंगी। नामजरी तो काफ़ी घबरा जाती पर सीमा कहती मैं तो मजाक कर रही थी। सीमा पेपर्स पे साइन करते हुए कहती क्यों ना मैं पुराने दिनों की तरह तुम्हारे घर आऊँ, तुम्हारी माम से मिलूँ, इतने साल साल हो गए। पर ये सुनकर नामजरी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वापस जाते हुए भी और काफ़ी डरी हुई लगती है। इधर सांगते अपने दोस्त जेसु से सब कुछ बताता है सीमा के बारे में। वो सुनकर कहता है क्या वो पागल है, तुझे चोट भी आई है और तुझे निकाल भी दिएगा, तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की है। सांगते कहता है इससे इशू और बड़ा हो जाएगा, मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा पैसा भी नहीं मिलता, वैसे भी तितलियों के आने का सीजन हो गया है, इसलिए हमें दूसरे शहर जाना ही था। सो एक और अच्छा ही हुआ। अब सांगते के नाम से उसे याद आता है कि उसे सीमा का ऑटोग्राफ लेना था, वरना सांगते बहुत गुस्सा करेगा। तो जैसा इंटरनेट के सीमा का साइन देखकर काफ़ी कॉपी कर लेता है, जिसे सांगते देखते ही जांच कर देता है। लेकिन सांगते एक ही झटके में पहचान लेता है कि साइन नकली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज हो और गुस्सा हो जाता है। मैनेजर ली को सांगते का नंबर मिल गया था, इसलिए वो मैसेज करके सारी कहते हो कल ऑफिस मिलने के लिए बुलाते हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए मैसेज देखते ही सांगते ओके का रिप्लाई करता है, क्योंकि उसे अपने भाई के लिए मुन्यो का ऑटोग्राफ चाहिए था। इधर सीमा को तो बस सांगते का ही चेहरा नजर आता, क्योंकि उसे सांगते बहुत पसंद आ गया था। इधर सांगते को भी सीमा का ही ख्याल आ रहा था। सांगते को रात में बटरफ्लाई का बुरा सपना आता है, इसमें बहुत सारे बटरफ्लाई से बचकर भाग रहा था, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो बहुत डर के मारे अपने आप को टेंट में बंद करके बहुत ज़्यादा घबरा कर चिल्लाने लग जाता है कि वो तितलियाँ मुझे मारने आ रही, मुझे मार डालेंगे। तो राम उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता है कि सांगते डर कर नहीं भगा सकता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अगले दिन सांगते ली की कंपनी पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं था, इसलिए वेट करने के लिए कहा जाता है। तो वो वेटिंग रूम में जाता है जहाँ उसे सीमा की किताब मिलती है, तो वह उन्हें देखने लगता है। आज अचानक सीमा भी कंपनी पहुंच जाती है, जिसके आने के बारे में सुनते सब लोग साफ सफाई करने लग जाते हैं, स्पेशली सारे सर्प ऑब्जेक्ट को छुपा देते हैं। तो अपने असिस्टेंट से मैनेजर ली के बारे में पूछने जा रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ती सांगते पर, जो उसे देखते ही रह जाती है। तो वो उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम इन कपड़ों में ड्रेसिंग लग रहे हो, पर तुम भी दूसरों की तरह ही निकले। मैनेजर ली ने कितने पैसे ऑफर किए। सांगते कहता है अगर पोलाइट बात नहीं करनी है तो साफ साफ कह दो। सीमा कहती मैंने तुम्हें चाकू मारा था, इसके बारे में तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मैनेजर ली ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए हैं। सांगते कहता है लगता है तुमने ऐसा बहुत के साथ किया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सीमा पूछती है क्यों नहीं आए, उस पैसे के लिए ही तो आए हो मिलने, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता था। तुम्हारी आंखों में किसी की याद दिलाती है। सीमा पूछती है तुम्हें किसकी याद दिलाती है। सांगते कहता है एक हार्टलेस लड़की की, जिससे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो फेरी टेल की कहानी दिखाई गई थी वो इन दोनों की बचपन की कहानी थी। सीमा ने सांगतुक को डूबने से बचाया था। इनकी कहानी कैसे आपस में जुड़ी हुई है, ये आगे हम आगने वाली वीडियो में पता चलेगा। सीमा पूछती है क्या तुम इस लड़की से डरते थे। सांगते कहता नहीं, मैं उसे पसंद करता। ये सुन सीमा शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ ये पहला पार्ट यही पेंड हो जाता है। मैं अगली भी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार तो डू सब्सक्राइब एंड इन दी ऑन दी बेल आइकन जल्दी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय बाय।